गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। तो पहले तुमने लेक्चर नंबर 1 देखा और काफी ज्यादा बेटर चीजें वहां से निकल के आ रही होंगी, तुम्हें समझ आ रहा होगा। और अब थोड़ा सा होल्ड करना है। मुझे पता है कि काइनेमेटिक्स में आने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हो रही होगी और यही वो प्रॉब्लम से हमें सॉर्ट करना होगा बेटा। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि डिफरेंशिएशन पढ़ते टाइम डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान था, इंटीग्रेशन पढ़ते टाइम इंटीग्रेशन करना बहुत आसान था, ग्राफ पढ़ते टाइम ग्राफ करना बहुत आसान था। लेकिन जब वो काइनेमेटिक्स में आता है, जब उसकी एप्लीकेशन आती है, तो एक थॉट प्रोसेस, एक प्रोसेस बनानी पड़ेगी जिसके कारण आपको वो क्वेश्चन क्रैक करने की एबिलिटी मिलेगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। पहले मैं बात कर लेता हूं लेक्चर 1 में किन चीजों की हमने बात की। तो लेक्चर 1 में अगर हम देखें तो लेक्चर 1 का कर लेते हैं एक बेसिक रिवीजन। लेक्चर 1 में हमने ये फ्लो लिया था। हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट की, हमने बात की थी डिस्टेंस की, हमने बात की थी स्पीड की, आपको याद होगा। हमने बात की थी वेलोसिटी की। वेलोसिटी में हमने कितनी वेलोसिटी पढ़ी थी? 2 वेलोसिटी पढ़ी थी, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। एवरेज का फॉर्मूला था ds बाई डी टी, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, सॉरी। एंड इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला था ds बाई डी टी। फिर हमने बात की थी एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन में हमारे पास 2 बातें थी, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज था आपका डेल्टा v बाई डेल्टा टी और ये था आपका ds बाई डी टी। फिर हमने बात की थी एक तरीके से टाइप्स ऑफ मोशन की, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स विच आर चेंजिंग और नॉट चेंजिंग। उस बेसिस पे हमने टाइप्स ऑफ मोशन की बात की थी। जहां पे हमारी बात हुई थी, यहां पे हमारी बात हुई थी तीन टाइप के मोशन की। तो एक में जब वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो उसको हमने कहा था यूनिफॉर्म मोशन। फिर वेलोसिटी वेरिएबल हुई तो प्ले में आया था आपका एक्सेलरेशन। और जब एक्सेलरेशन प्ले में आया तो एक्सेलरेशन में भी 2 टाइप के एक्सेलरेशन प्ले में आए। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिसके लिए हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस एंड एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी। ये 4 बातें पढ़ी थी। और फिर हमने किया था, मैंने बोला था जब ये वेरिएबल होगा तो उसको आज के लेक्चर में देखेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा वेरिएबल एक्सेलरेशन का है। लेकिन इसके बाद हमने पढ़े थे ग्राफ्स, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ग्राफ्स, क्योंकि क्वेश्चन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी यहीं से बनने की है। मैंने एस टी, वी टी और ए टी ग्राफ को आपको समझाया था। आज हम कहां से स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट यहां से करेंगे, बेसिक्स यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड काइनेमेटिक्स, एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल की काइनेमेटिक्स को आज हम देखेंगे। तो ये बातें आपको रिवीजन के लेवल पे ऐसे याद होनी चाहिए। सारे फॉर्मूले मैं उम्मीद करता हूं आपको याद हो गए होंगे। टेस्ट में आई नो देयर वर क्वेश्चंस जो कि थोड़े से डिफिकल्ट आपको लगे होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो चीज भी आपके होल्ड में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 2 ऑन काइनेमेटिक्स। और देखते हैं आज नई नई चीजें। पहले तो आज सबसे पहले बेसिक बात हम ये पढ़ते हैं, जो हमने एक कांस्टेंट के लिए इक्वेशंस पढ़ी थी। जब हमने देखा था कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो आपने देखा था कि कितनी इक्वेशंस निकल के आई थी? 4 इक्वेशंस निकल के आई थी आपके पास। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस और s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी। अगर आप ध्यान से देखें, मैंने कल वेक्टर्स का यूज नहीं किया था, लेकिन अगर मैं इनको वेक्टरली लिखूं तो मुझे पता है वेलोसिटी एक वेक्टर है, यू एक वेक्टर है, ए एक वेक्टर है, तो इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। तो मैं आज क्या लिख रहा हूं आपके लिए? आज मैं आपके लिए लिख रहा हूं इनके वेक्टर फॉर्म्स। ध्यान से देख लेंगे, वेक्टर फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी डायरेक्टली यूज हो जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एक वेक्टर नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी। इस इक्वेशन को आपको क्लियरली दिख रहा है कि भाई वेक्टर का स्क्वायर तो होता नहीं, तो कैसे लिखेंगे आप ध्यान देखना। अगर मुझे v को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं उसे लिख दूंगा v स्क्वायर को v डॉट v। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो v डॉट v होगा, a डॉट v होता है ab cos थीटा,
तो b का मैग्नीट्यूड v इंटू v का मैग्नीट्यूड v इंटू दोनों के बीच का एंगल 0, तो cos 0 1, मतलब आपका आंसर आ गया v स्क्वायर। मतलब इस v स्क्वायर को मैं सीधे v डॉट v लिख सकता हूं, तो आपको समझ आ गया होगा। इसको मैं u डॉट u लिख सकता हूं और इसको मैं 2a डॉट s लिख सकता हूं। ये होता है आपका वेक्टर फॉर्म, खत्म होता है आपके बेसिक इक्वेशंस का, इक्वेशन ऑफ मोशंस का। जहां पे आपको अगर वेक्टर में कभी क्वेश्चन दिया हो या बातें दी हो तो आप उसको डायरेक्टली कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात और करते हैं इसमें आज, जहां से हमें स्टार्ट करना है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम, और वो बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड की। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि नीट में, एम्स में इससे क्वेश्चन 100% आ जाता है, और वो क्वेश्चन डायरेक्ट ही आ जाता है। मतलब उस क्वेश्चन में ज्यादा बातें नहीं होती। बेसिकली आपसे कुछ रिलेशन दिया जाता है, कुछ बातें दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकालो। अब nth सेकंड मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हम यहां पे हैं, फॉर एग्जांपल वी आर ट्रेवलिंग इन राइटवर्ड डायरेक्शन। मान लेते हैं हम t इक्वल टू 0 पे यहां थे, t इक्वल टू 9 सेकंड पे यहां थे, t इक्वल टू 10 सेकंड पे यहां थे। ध्यान समझना, जो आपका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का, ये डिस्प्लेसमेंट इन t टाइम देता है। मतलब ये क्या देता है, अगर मैं इसको 9 सेकंड के लिए लगाऊंगा तो ये मुझे 9 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट दे देगा s1, और मैं अगर इसको 10 सेकंड के लिए लगाऊंगा तो मुझे पूरे 10 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट दे देगा s2। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ 10th सेकंड में बॉडी कितना चली है, ध्यान समझना, टोटल 9 सेकंड, टोटल 10 सेकंड और 10th सेकंड डिफरेंस है। इसका आंसर हो जाएगा u9 प्लस हाफ a9 स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा u10 प्लस हाफ a10 स्क्वायर। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि डायरेक्टली हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता, तो हम लॉजिकली क्या करेंगे, हम अगर जो भी सेकंड आएगा उसमें उस पूरे सेकंड की डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और उसकी माइनस कर देंगे 1 सेकंड पहले की। तो यही तो हमारा देखो 10th सेकंड की डिस्प्लेसमेंट है, s2 माइनस s1। ये आ गई आपकी डिस्प्लेसमेंट, ये जो इतना सा डिस्टेंस है, ये आ गई आपकी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इन 10th सेकंड। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि nth सेकंड कब स्टार्ट होता है, जब n माइनस 1th सेकंड खत्म हो जाता है। मतलब 10th सेकंड कब स्टार्ट होता है, 10th सेकंड कब स्टार्ट होता है, जब 9th खत्म होता है तो 10th स्टार्ट होता है। मतलब अगर मुझे ये निकालना है, अगर मुझे nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे टोटल 10 का टोटल 9 से माइनस करना होगा और मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं टोटल 10 सेकंड का टोटल 9 सेकंड के डिस्टेंस से माइनस करूं तो बीच का आंसर आ जाएगा, वही मेरा 10 सेकंड है। इसका मतलब मेरा जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, मेरा nth सेकंड का जनरल फॉर्मूला बन गया टोटल n सेकंड्स माइनस टोटल n माइनस 1 सेकंड्स। टोटल n सेकंड की डिस्प्लेसमेंट माइनस n माइनस 1 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट अगर आप माइनस करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। आपको इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको मैं बेसिक स्टेप रख के बता देता हूं, फिर मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, सीधे आंसर इसका बता दूंगा आपको। माइनस u, अब n की जगह n माइनस 1 रखेंगे क्योंकि n माइनस 1 का माइनस करना है, प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करें आराम से, इसको ओपन करें, प्लंज लें, थोड़ा सा अपनी तरफ से कैलकुलेशंस करें, और जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका फॉर्मूला जाएगा u प्लस a बाई 2 इंटू 2 n माइनस 1, जहां पे n उस nth सेकंड की डिस्प्लेसमेंट होगी, जहां पे n उस nth सेकंड की डिस्प्लेसमेंट होगी, यही वो nth सेकंड है आपका। ये बात आपको समझ आ रही है? तो ये आ गया आपका फॉर्मूला जो बहुत काम का है आपके लिए, बहुत ही काम का फॉर्मूला है। बहुत सारे क्वेश्चन से डायरेक्ट ले जाएंगे। यहां पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, याद रखें इस बात को, और आपका n क्या है, वो nth सेकंड है, इसमें आपको बोला हुआ है। तो आपको बोला होगा, ऐसे करके क्वेश्चन दिए होंगे, बोला जाएगा 3rd सेकंड में इतनी वेलोसिटी है, या 3rd सेकंड में इतनी डिस्प्लेसमेंट है, 5th सेकंड में इतनी डिस्प्लेसमेंट है, तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है। तो मान लीजिए आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन बता देता हूं मैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इससे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपको एक कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला याद नहीं होगा तो वो क्वेश्चन कभी नहीं होगा। उसने बोला 5th सेकंड में आपने ट्रेवल किया 10 मीटर, 9th सेकंड में आपने ट्रेवल किया 21 मीटर, तो u और a की वैल्यू बताओ। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए रखेंगे u प्लस a बाई 2 इंटू 5th सेकंड है, तो 5 इंटू 2 10 माइनस 1, और ये है u प्लस a बाई 2, आपको तो नहीं पता, इंटू ए 9th सेकंड, तो 9 टू 18 माइनस 1 17,
है ना। अब आप क्या करें, आपके पास दो इक्वेशन आ गई, अगर आप इस इक्वेशन को इसमें सबट्रैक्ट कर दें तो आपका जाएगा 21 माइनस 10 इज इक्वल टू यू में से यू कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा a/2 इंटू 17 माइनस a/2 इंटू 9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 आ जाएगा, तो a/2 इंटू 8 इज इक्वल टू लेफ्ट में आपका गया 11, आपका गया 4, a इज इक्वल टू आपका गया 11/4। आप इस a को उठा के इसमें रख दें तो आपका जाएगा 10 इज इक्वल टू यू प्लस 11/4, तो वो जाएगा 11/8 इंटू 9। आप इसको सॉल्व कर लें, यहां से यू भी मिल जाएगा। मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएगा। तो यहां पे पार्ट खत्म होते हैं हमारे दो बेसिक। अब चलते हैं हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे जहां पे चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं बच्चों के लिए, और कभी भी एक खासकर एक बायो का बच्चा उस सेंस में दिमाग नहीं चला पाता। वो क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूं। ध्यान से देखें। तो अब हम बात करने जा रहे हैं उस लास्ट पार्ट की, काइनेमेटिक्स के एंड की, और वो एंड क्या है? वो एंड है आपका ए जब वेरिएबल होता है। जब एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो जाए तो उस टाइप के मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। क्या कहते हैं हम? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं, एक इलस्ट्रेशन आपको दिखाता हूं, आप समझ जाएंगे कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। देखें ध्यान से। मान लेते हैं यहां हम लिखते हैं टाइम, यहां लिखते हैं वेलोसिटी, और एक दूसरे मोशन की वेलोसिटी, मतलब दो अलग अलग बॉडीज हैं जिसकी वेलोसिटीज मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 0 सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसकी वेलोसिटी थी यहां 0, यहां 10 हुई, 20 हुई, 30 हुई, 40 हुई। इसकी 0 थी, 10 हुई, 30 हो गई, 90 हो गई, 50 हो गई। ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पे एक्सेलरेशन निकालूं 0 से 1 सेकंड में, तो आएगा फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 0 अपॉन 1, वो आ गया 10, तो यहां पे एक्सेलरेशन आ गया 10। अगर मैं यहां पे निकालूं तो 20 माइनस 10 अपॉन 1 अगेन 10, यहां पे अगेन 10, और यहां पे अगेन 10। अब यहां पे आप देखें, यहां पे आंसर आएगा 10 माइनस 0 10 अपॉन 1 दैट इज 10। यहां पे आएगा 30 माइनस 10 दैट इज 20 अपॉन 1 दैट इज 20। यहां पे आएगा 90 माइनस 30 दैट इज 60 अपॉन 1 दैट इज 60। और यहां पे आएगा, यहां तो माइनस में जाएगा, माइनस 40 अपॉन 1 माइनस 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो रहा है देखिए ध्यान से। यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, यहां पे एक्सेलरेशन क्या है? वेरिएबल है। तो मतलब हमें ये वाली जो बात है इसी को आज समझना है। जब वेरिएबल एक्सेलरेशन हो तो क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूं, एक्सेलरेशन अगर चेंज होगा बेटा तो दो चीजों के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, पहले से ही समझ लो। मतलब एक्सेलरेशन अब या तो टाइम डिपेंडेंट होगा या डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। मतलब एक्सेलरेशन या तो फंक्शन होगा टाइम का, किसका फंक्शन होगा? टाइम का, या फंक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का। मतलब दिस इज फंक्शन ऑफ टाइम, इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा फंक्शन ऑफ टाइम। इसको मैं क्या कहूंगा? फंक्शन ऑफ टाइम। और इसको मैं कहूंगा फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं क्या कहूंगा? फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ध्यान समझना है। अगर ये फंक्शन ऑफ टाइम है और फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको समझ आ रहा है, जैसे ये वेरिएबल है, जहां भी वेरिएबल बातें आएंगी वहां पे आप क्लियर ये अपने अंदर दिमाग में प्रोसेस सेट कर लें कि यूज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। क्यों? ध्यान समझे। मतलब मैं क्या कह रहा हूं? यूज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इसका क्या मतलब है? ध्यान से देखें। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का मतलब है कि जो फॉर्मूले हैं आपके, जो भी आपके फॉर्मूले हैं एक्सेलरेशन के और जो भी आपके फॉर्मूले हैं वेलोसिटी के, वो आप यूज करेंगे डिफरेंशिएशन वाले। आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा? वो करेंगे dv/dt। ध्यान से देख लें। अगर आपको जो फॉर्मूले बताए गए डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के, आपको 3 फॉर्मूले बताए गए। आपको बताया गया v इज इक्वल टू ds/dt और आपको बताया गया था a इज इक्वल टू d/dt। अगर इन दोनों फॉर्मूले को आप देखें ध्यान से, तो इन दोनों फॉर्मूले में ये नहीं लिखा हुआ या ये नहीं बताया गया कि किस टाइप ऑफ मोशन के लिए यूज होंगे, इसलिए जनरल मोशन के लिए यूज हो सकता है। हमने यहीं से कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू को, आउटपुट को निकाला था, हम 3 क्वेश्चन को ड्राइव किया था। तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जब एक्सेलरेशन फंक्शन होगा, जब एक्सेलरेशन फंक्शन होगा किसी चीज का, तो आपको यही 2 फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। इनके 2 डेरिवेटिव फॉर्मूले भी आपको याद होगा। जब मैं v dt का मल्टीप्लाई करता हूं तो याद करें इसका इंटीग्रेशन ds आता है, और जब मैं a dt का मल्टीप्लाई करता हूं तो मैंने आपको कल बताया था इंटीग्रेशन dv आता है। ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आता है, ये चेंज इन वेलोसिटी आता है।
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, लेट्स से एक सिंपल से क्वेश्चन से आपको समझाता हूं। अगर उसने बोल दिया कि a इज इक्वल टू 2t है, ध्यान से देखना, तो यहां पे आप वो तीन इक्वेशन नहीं लगा सकते जो आप पहले लगा रहे थे, जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। वो क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। लास्ट इक्वेशन एस इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी, ये आप यहां पे नहीं लगा सकते क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो आप क्या करेंगे? आप सोला है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, लेकिन आप प्रोसेस देखें क्या करेंगे। मैंने बोला आप क्या यूज करेंगे? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। जब भी टाइम का फंक्शन हो तो वेलोसिटी निकालने के लिए उसका बेसिक फॉर्मूला यूज करने, तो हमें पता है a इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, और वो दिया हुआ है ऑलरेडी, हमें कितना दिया हुआ है? 2t। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे dv इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया है रिवर्स फॉर्मूला चलेंगे, अब डिफरेंशिएशन नहीं, अब यहां पे इंटीग्रेशन यूज होगा। और आपको समझ आएगा कि जब ऐसा होगा, जब भी एक्सेलरेशन होगा तो वापस इंटीग्रेशन यूज होगा। और आप इस स्टेप पे आगे क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन बोथ साइड। ध्यान से देख लें, जब आप दोनों तरफ से इंटीग्रेट करेंगे चीजों को तो आप क्या कहेंगे? तो जब आपका फंक्शन दिया हो कुछ इस तरीके से, आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे और क्या करेंगे? अब ध्यान समझना, अब अगर मैं इसने बोला फाइंड दी वेलोसिटी है t इक्वल टू 3 और नहीं बताएगा एक्सेलरेशन में क्या है, तो आप हमेशा एक्सेलरेशन को इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान सकते हैं। अगर नहीं बताएगा तो, अगर नहीं बताएगा तो एल्स वो आपको बताएगा। मान लेते हैं मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी 0 लेता हूं, फाइनल वेलोसिटी। मैंने क्या किया? ध्यान से देखें, मैंने वेलोसिटी की लिमिट रखी, मतलब जिस चीज को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं उसी की लिमिट मैं यहां रखता हूं इनिशियल, और फाइनली से मैं लोअर और अपर लिमिट कहता हूं। और यहां पे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं टाइम को, तो मैं लिमिट रखूंगा 0 से 3। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? याद करें डीवी का इंटीग्रेशन क्या आता है। मैंने आपको बताया था डीवी का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, एक्चुअली उस 1 का इंटीग्रेशन होता है जो आगे होता है। मैंने आपको बताया था कांस्टेंट का इंटीग्रेशन इनटू x हो जाता है, मतलब 1 का इंटीग्रेशन इनटू v हो जाएगा, मतलब यहां पे आ जाएगा v। और कैसे सॉल्व होगा एक बार देख रहे हैं, जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती थी u से v इज इक्वल टू, अब आप 2 को बाहर निकालें, t का आप इंटीग्रेशन क्या करेंगे? आप सभी को पता है t स्क्वायर बाई 2, इसलिए इंटीग्रेशन सिखाया गया है 0 से 3। आप इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा v माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले v की जगह v रखा, माइनस v की जगह 0 रखा, इज इक्वल टू 2, पहले t की जगह 3 रखो तो 9/2 माइनस 0, आपका आंसर आ गया v इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। आपको समझ आ रहा होगा कि डायरेक्टली ये क्वेश्चन कभी भी नहीं होंगे। तो मैंने कितने आपको बताया? पहले फंक्शन ऑफ टाइम बताया, उसमें सीधे सीधे ऐसे हो जाएगा। अब दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन बताता हूं आपको, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो देखो हिंट लिख देता हूं आपके लिए बिना दिमाग लगाए वाली चीज को मैं कर दूंगा, बिल्कुल भी आपको जिसमें माइंड नहीं पुट करना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अगर कभी फंक्शन टाइम आए तो यूज a इज इक्वल टू dv बाई dt। लेकिन एक और फॉर्मूला इससे बन सकता है, देखिए मैं यहां बताता हूं, उसको मिटा दूंगा, फिर आप लिखते रहना। अगर a इज इक्वल टू dv बाई dt है तो बेटा एक फॉर्मूला और हम बना सकते हैं। कैसे? हम ds का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं एक फॉर्मूला बनाने के लिए, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में बनाने के लिए, क्योंकि हमें पता है अगर a फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया तो a फंक्शन ऑफ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फिर हम डायरेक्ट उसे कैसे करेंगे ये भी समझना है। हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट के ds का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, और हमें पता है ds बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं v dv बाई ds। ये फॉर्मूला आप याद कर लें। जब डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देगा तो स्टार बना के लिख लें। आपका एक और तीसरा आपको फॉर्मूला मिल गया, मतलब आपके दो फॉर्मूले तो थे ही, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी। अब आपको एक तीसरा फॉर्मूला मिल गया, ए इज इक्वल टू वी डी बाई डी एस। ऐसे क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूं, मैंने बोले ए इज इक्वल टू दे रखा है 2x। देखो एक किसका फंक्शन है? डिस्प्लेसमेंट का। उसने बोला है फाइंड v एट x इक्वल टू 4 या फाइंड v एट t इक्वल टू 3, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है आपसे। वो टाइम दे सकता है आपको, और आपको वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है। आप क्या करेंगे? आपको पता है, अब आप a इक्वल टू डी बाई डी टी नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे v dv बाई डी एस। क्या लगाएंगे? v dv बाई डी एस। अब इतना याद रखें, ds में जो x है मैं उसको x भी लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने यहां पे डिस्प्लेसमेंट को x ले रखा है, इसलिए आप इसको सॉल्व कर लें। आप a की वैल्यू रखें, आपकी a की वैल्यू दी हुई है 2x, dx का मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया dx इज इक्वल टू v dv। आप दोनों तरफ क्या कर देंगे? आप इंटीग्रेट कर देंगे, 2x dx इज इक्वल टू v dv। आप यहां से 0 से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? 4 तक, और यहां 0 से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? v तक, क्योंकि हमने मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी मैंने बोला नहीं दी हो तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। आप देखें 2 बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेकर 2, और यहां पे v का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 नहीं है v है तो v स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका जाएगा 0 से v। आप इसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपके लिए यहां पे सॉल्व कर देता हूं। इसको मैं आपके लिए यहां पे आई विल पुट द सॉल्यूशन ऑफ इट। यहां पे क्या आ जाएगा देखिए जरा, हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको दिख रहा है, और वो जाएगा एक्स स्क्वायर
तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2। आपका वी स्क्वायर आ जाएगा 8, वी आ जाएगा √8। आपको पता है √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि जब भी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस दिया हो तो याद रखना ये वाला फॉर्मूला आपको काफी हेल्प करेगा। और अगर अब हमें टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो अभी टी को x इक्वल टू 4 पे लिखा, अब यहां पे टाइम तो कहीं नहीं है, तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि जो v आया है, अगर ध्यान से हम देखें, अगर हम लिमिट नहीं रखते, अगर मैं लिमिट नहीं रखता तो ये क्या देता, ध्यान से देखें। अब इसके आगे चलते हैं, आपको सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम क्या करेंगे, हमें पता है हमें टाइम लाना पड़ेगा, टाइम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तो आपको समझ आ गया, जब ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया तो ये यूज करना, जब ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया है तो यहां से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। और करना क्या है, आगे बढ़ना है कुछ इस तरीके से कि हम क्या करेंगे, हम जनरल सॉल्व कर लेंगे। हम इस स्टेप पे वापस जाएंगे बिना लिमिट रखे। हम मान लेते हैं कि ये बॉडी 0 से x डिस्प्लेसमेंट तक गई है कुछ टाइम में, और उतने ही टाइम में 0 से v वेलोसिटी पे गई है। हम इसमें रिलेशन निकालते हैं, जाएगा 2x² 2। अब मुझे लिमिट रखनी है 0 से x, तो मैंने रख दी। ये v² 2, इसमें भी लिमिट मैं पुट कर चुका हूं, क्योंकि मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा। लोअर लिमिट वैसे भी 0 है तो माइनस होकर 0 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका, देखें ध्यान से, v² इज इक्वल टू 2x² या v इज इक्वल टू √2x। अब ध्यान समझें, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। अब मैं क्या करूंगा, मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है मुझे दिख रहा है कि यहां पे आपका मुझे क्या निकालना है, मुझे तो टाइम से रिलेट करना है। मतलब मुझे यह समझ आ रहा है कि t इक्वल टू 3 पे मुझे इस x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसी तरीके से, तभी जाके मैं उसका क्या निकाल पाऊंगा, उसकी वेलोसिटी निकाल पाऊंगा। क्योंकि मुझे ये तो पता ही नहीं है कि t इक्वल टू 3 पे x कितना होगा, t इक्वल टू 3 पे x कितना होगा, तो कैसे पता चलेगा। अब हम इसके आगे भी जाना पड़ेगा, हमें v को लिखना पड़ेगा dx/dt। इस फ्लो को, इस प्रोसेस को देखें मैं कैसे कर रहा हूं, √2x। मतलब मैं सारे जितने वेरिएशन अभी एक बार में सारे के सारे इस बोर्ड पे लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। क्योंकि यही वो पार्ट है बेटा, दो ही पार्ट है जहां बच्चा रुकता है, एक nth सेकंड में और एक वेरिएबल एक्सेलरेशन में। मतलब यही तो पार्ट है जो नीट वालों को परेशान करेगा। बाकी जो रटा हुआ प्रोसेस है वो तो सिंपल है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन सिंपल है, सभी को आता है यार 12th लेवल पे, 11th लेवल पे, या सभी को ड्रॉपर लेवल पे आता है। लेकिन क्या नहीं आता, वो वेरिएबल एक्सेलरेशन क्वेश्चन नहीं आते। तो मैं आपके दिमाग में देखो कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूं, सारी कैटेगरी ऑर्गेनाइज करूंगा। आप क्या करेंगे, इतना तो फ्लो समझ आएगा कि यार x इस तरफ तो इस तरफ x लाओ, और t इस तरफ तो इस तरफ t ले जाओ, जो मैं बार बार कर रहा हूं आपके लिए। √2x इज इक्वल टू dt। √2 एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे और क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है x की पावर कितना है, ये x की पावर 1/2 है। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे पावर को। काफी बच्चों ने इसको समझ लिया था जब मैंने इनको समझाया था पावर वाला कॉन्सेप्ट। तो आप क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको टॉप पे ले जाएंगे और पावर को कन्वर्ट कर लेंगे। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से कि ये हो जाएगा x की पावर -1/2 dx का इंटीग्रेशन अपॉन 1/√2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आप इसको करें, इसको कैसे करेंगे, x की पावर -2 1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। 0 से लेके कहां तक गए आप, x तक गए, और इसको 1/√2 पे गए। अब आपने करा 0 से लेके टाइम कहां ले जाना है, 3 सेकंड तक ले जाना है। dt का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या जाएगा, t। मैंने अभी बताया था 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा 0 से 3। आप इसको सॉल्व करें, यहां पे आपका जाएगा x की पावर, यह जाएगा 1/2 अपॉन 1/2 इंटू 1/√2, ये आ जाएगा आपका। और यहां जाएगा आपका 3 -0 3। तो आप इसको x की पावर 1/2 को सॉल्व करेंगे तो आप इसको यहां ले जाएंगे, आ जाएगा 3/2 इंटू √2, या ये आ जाएगा आपका एक तरीके से 3/√2, और x आ जाएगा आपका स्क्वायरिंग। अब आपको पता है, दिख रहा है x की पावर 1/2 की वैल्यू, देखो आपके x की पावर 1/2 की वैल्यू निकल के आ गई 3/√2। आप x की पावर 1/2 की वैल्यू v में रख दें, √2 इंटू √x है ना ये, तो ये x की पावर 1/2 है, तो x की पावर 1/2 की वैल्यू रखें तो 3/√2 आ गया। आंसर कितना आ गया, 3। इंटरेस्टिंग बात ये रही कि इस तरीके से फ्लो को देखना पड़ेगा। ये आपका एंड है तो इसको बहुत ध्यान से देखना। मतलब अब मैं आपके लिए पूरी कैटेगरी बना देता हूं, पूरा एक फ्लो चार्ट बना देता हूं कि वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या क्या हो सकता है और क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। ध्यान से देख लें, इस फ्लो को याद कर लेंगे तो आपका ऐसा क्वेश्चन ही नहीं हो सकता नीट में, एम्स में और जिपमर में जो आपसे ना बने। बस आपको इसमें सिंसियर रहना है, मेहनत करनी है, आपको भागना नहीं है। क्या बोला मैंने, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। मैं पहले पूरा कैटेगराइज कर देता हूं, एक फंक्शन ऑफ टाइम और एक फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसको हमने बोला फंक्शन ऑफ टाइम और फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है ये बहुत सिंपल है, इसके लिए सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे, a इज इक्वल टू dv/dt। उस जो भी a की वैल्यू दी है, फॉर एग्जांपल जो भी a दिया है उसे को यहां रखेंगे, इसको यहां ले जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट फ्लो क्या है, मैं पहले लिख ही देता हूं पूरा फ्लो। आप a dt इज इक्वल टू dv करेंगे, a की जो वैल्यू गिवन थी वो रखेंगे और क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब यहां पे आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसमें क्या करेंगे,
आपको पता है आप इसमें स्टार्टिंग करेंगे कहां से, यहां से स्टार्टिंग करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे a इज इक्वल टू वी dv बाई dx, यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे a dx, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है तो ये x का फंक्शन आ जाएगा और ये v dv आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, फिर से x को इंटीग्रेट कर देना, v को v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना, आंसर आ जाएगा। मान लेते हैं कभी वो आपसे, अब ये दो टाइप के होंगे, ये इसमें भी दो टाइप बने होंगे, ये पूछेगा v एट x और v एट t। तो जब v एट सम x पूछे या v एट सम सीधे x दे दे, तो आपको पता है यहां पर सीधे आपका v एज अ फंक्शन ऑफ x आएगा, तो आप सीधे उसकी लिमिट रख देंगे तो सीधे आंसर आ जाएगा। v एज अ फंक्शन ऑफ t दिया होगा, अगर किसी t में पूछा होगा तो पहले आप क्या करेंगे, इसमें तो आप डायरेक्ट कर देंगे, कुछ यहां से यहीं पहुंचेंगे आप, इसमें क्या करेंगे, फाइंड v देन x देन t गो बैक टू v। मतलब मैंने क्या किया था याद करो, ध्यान से अगर क्वेश्चन है उस पर रिवाइज करके जाना, मैंने यही फ्लो यूज किया था। मैंने क्या किया था, पहले इस इक्वेशन को यूज किया, v का फंक्शन निकाला, लेकिन a का कौन सा फंक्शन था, वो a का तो x का फंक्शन है, लेकिन वो क्या निकाला, एक पर्टिकुलर टाइम पर निकाला, तो पहले मैंने v की इक्वेशन निकाली, फिर मैंने v को क्या लिखा था, dx by dt निकाला था, x की इक्वेशन निकाली, फिर उस x और टाइम को रिलेट किया, उस पे x निकाला, उस x को वापस v में रखा, उससे v आ गया। देख लेना उस क्वेश्चन को जाकर ध्यान से, यही आपका एंड है जो आपके किसी भी लेवल के क्वेश्चन को खत्म कर देगा। अब याद रखना वेरिएबल है भैया, तो ग्राफ बहुत जरूरी है। यहां पे क्या जरूरी है, ग्राफ जरूरी है। अगर a इज इक्वल टू 2t आ गया ग्राफ कैसे बनेगा, a इज इक्वल टू 2t स्क्वायर आ गया ग्राफ कैसे बनेगा, a इज इक्वल टू 4t क्यूब आ गया ग्राफ कैसे बनेगा, नहीं आएगा। यहां तक आपका इतना आ गया बहुत है, ये दोनों आ जाएंगे बहुत है। तो इसके ग्राफ बनाओ, कौन कौन से ग्राफ बनाओ, st ग्राफ बनाओ, at st vt at, भैया इसके ही बनाओ, st vt at, बहुत सिंपल है, देखो कैसे बनाओगे। at कर बनाते, सबसे पहले आसान कौन सा, at, a प्रोपोर्शनल टू t, स्ट्रेट लाइन। क्या बात समझ आ गई। फिर क्या करेंगे, फिर अगर vt बना तो v की इक्वेशन निकालेंगे, तो उसको dv बाई dt लिखेंगे, यहां ले जाएंगे, आप देखेंगे ये आ जाएगी पैराबोलिक। कैसी आ जाएगी, पैराबोलिक। आप निकाल के देख लेना, आप क्या करेंगे क्वेश्चन निकालने के लिए। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बना देता हूं, लिख लो सभी लोग क्वेश्चन, या सभी लोग ध्यान से देख लेना। लिखो फाइंड at vt एंड st कर्व ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड at vt एंड st कर्व ऑफ द फॉलोइंग। तो ये a इक्वल टू 2t दे दिया है, इसका आपको क्या क्या निकालना है, at कर्व निकालना है, इसका vt कर्व निकालना है, और इसका st कर्व निकालना है। देखें ध्यान से, at निकालने के तो इक्वेशन डायरेक्ट दिख रही है, मैंने आपको हमेशा बताया ग्राफ के लिए इक्वेशन दिखनी चाहिए, और इक्वेशन दिख रही है सीधे स्ट्रेट लाइन आ रही है, आपको दिख रहा है a प्रोपोर्शनल टू t है। vt निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, a को क्लियरली मैंने आपको बताया, जब भी a t का फंक्शन हो तो सीधे dy dt यूज कर दे, तो dy dt इज इक्वल टू 2t, आप dt को यहां ले जाए, dv इज इक्वल टू 2t dt, इंटीग्रेट कर देंगे, यहां आ जाएगा आपका पता है v, और यहां आ जाएगा आपका क्या, t स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, यहां आ जाएगा t स्क्वायर, क्या बन गया बताओ, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, मतलब कि पैराबोला। देखिए मैं यहां पे बना देता हूं आपके लिए पैराबोला। नेगेटिव टाइम में क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था नेगेटिव टाइम रिलेवेंट नहीं होता। st कैसे निकालेंगे, आप v तक आ गए, अब v को क्या लिख देंगे, ds बाई dt। बिल्कुल, जब v से यार, जब a से v पे जाना है तो ये v से दो ही तो फॉर्मूले हैं यार, और कुछ है ही नहीं, तो v को ds बाई dt लिख दो, तो ds बाई dt इज इक्वल टू क्या हो गया, t स्क्वायर हो गया, dt को यहां ले जाओ, ds इज इक्वल टू क्या हो गया, t स्क्वायर dt हो गया, इंटीग्रेट कर दो, क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू t की पावर 3/3। क्यूबिक आ गई, क्या बात है, क्यूबिक आ गई, अब तो मजा आएगा। क्या मजा आएगा बता दो जरा, लो जी लो, याद है, अरे याद है, लेकिन ये नहीं आएगा, यही आएगा। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होगा बताया था ना मैंने, ये थोड़ा सा तेज ऊपर जाएगा, ठीक है। इधर क्यों नहीं आया बता दो, क्योंकि नेगेटिव टाइम नहीं होता, तो ये नहीं आएगा, ये वर्ग बन गया आपका st vt और at। समझ आ रहा है कैसे इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद एमल्गेशन के बाद इतनी स्ट्रांग हो जाती है फिजिक्स, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो आप ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रेंथन्ड हैं, बस आपको बेसिक्स की जरूरत पता लगनी चाहिए कहां पे बनानी है। तो यहां खत्म होता है आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन पूरा, बहुत जरूरी था, पक्का एक क्वेश्चन आएगा, इसको मार्क कर लो, दो भी आ सकते हैं, क्योंकि बाकी चीजों में अभी हमने इसको फोर्स से रिलेट नहीं करा, धीरे धीरे जब हम फोर्स पढ़ेंगे तो इसको फोर्स से रिलेट करेंगे, तो इसके सारे क्वेश्चन लगा लेना।